गाइस, जय महाकाल। वेलकम टू योर चैनल MPRM। आज हमारा नया टॉपिक है मध्य प्रदेश में वन संसाधन। जिस भी एग्जाम में मध्य प्रदेश से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं उसमें ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस सीरीज में हम पुणेकर की MCQ वाली बुक को कंप्लीट कर रहे हैं। तो प्लीज़ गाइस, यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश में वन संसाधन। वन स्थिति रिपोर्ट 2019 दी गई है, 21-22 की आ गई, तो ये वाले क्वेश्चन अपन नहीं कंप्लीट करेंगे। पर्यावरणीय दृष्टि से कितने प्रतिशत भूमि पर वनों का होना आवश्यक है? तो मतलब पर्यावरण की दृष्टि से कितनी भूमि पर वन होने ही चाहिए? तो 33% भूभाग पर वन होने चाहिए। पर्यावरणीय संतुलन बनाने की दृष्टि से कुल भूमि का कम से कम 33% क्षेत्रफल वन होना चाहिए। मध्य प्रदेश में वनों का वर्गीकरण कितने आधार पर किया गया है? तो जो मध्य प्रदेश में वन पाए जाते हैं उनका वर्गीकरण 5 प्रकार से किया गया है। मध्य प्रदेश में वनों को 5 आधारों पर वर्गीकृत किया गया है। पहला, प्रादेशिक आधार पर, भौगोलिक आधार पर, प्रजातीय आधार पर, शासकीय आधार पर और वन विभाग के आधार पर। कितने भागों में बांटा गया है? 5 में। प्रदेश के आधार पर, भौगोलिक के आधार पर, प्रजाति के आधार पर, शासकीय आधार पर और वन विभाग के आधार पर। इस वर्गीकरण का उपविभाजन भी किया गया है, जैसे कि प्रादेशिक आधार को 3 भागों में बांटा गया है, जो कि है विंध्य कैमूर क्षेत्र, मुरैना शिवपुरी क्षेत्र और नर्मदा के दक्षिण क्षेत्र। मध्य प्रदेश में कितने जिले में उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं? मतलब ऐसे कौन से जिले हैं जिनमें उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं? तो सागर, छिंदवाड़ा और छतरपुर वाला जो रीजन है, यहाँ पर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन मध्य प्रदेश के सागर, जबलपुर, छिंदवाड़ा, छतरपुर, पन्ना, बैतूल, सिवनी और होशंगाबाद में पाए जाते हैं। इन वनों में उत्तम इमारती लकड़ी की प्राप्ति होती है। उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन के संबंध में सत्य बताइए। ये वन 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा के क्षेत्र में पाए जाते हैं। इन वनों में साल, सागौन, बांस आदि की बहुलता होती है। तो ये दोनों सही है। मतलब जो उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन होते हैं तो इनमें 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। इसमें साल, सागौन, बांस की बहुलता पाई जाती है। तो ये दोनों ऑप्शन सही हैं। ये शिवपुरी, रतलाम, मंदसौर में पाए जाते हैं? तो नहीं, क्योंकि इनको 100 से 150 सेंटीमीटर तक वर्षा चाहिए है। तो मंदसौर, रतलाम वाला जो रीजन है यहाँ पर कम वर्षा होती है। ये 50 से 100 सेंटीमीटर तक वर्षा वाले पाए जाते हैं? नहीं। तो जो अर्धपर्णपाती हैं उनको ज़्यादा वर्षा चाहिए पड़ती है, 100 से 150 सेंटीमीटर तक। उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। यहाँ साल, सागौन, बांस की बहुलता होती है। ये वन प्रदेश के मंडला, बालाघाट, सीधी, शहडोल में पाए जाते हैं, ना कि रतलाम, शिवपुरी और मंदसौर में ये नहीं पाए जाते। यहाँ पर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं, जो कि इनके पत्ते झड़ जाते हैं। तो पर्णपाती मतलब इनको कम वर्षा चाहिए पड़ती है, और रतलाम, शिवपुरी, मंदसौर वाले रीजन में पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। लेकिन जो अर्धपर्णपाती वन है वो उनको ज़्यादा वर्षा चाहिए पड़ती है, 100 से 150 सेंटीमीटर तक, और मध्य प्रदेश के पूर्वी रीजन में ये पाए जाते हैं, जैसे मंडला, बालाघाट, सीधी, शहडोल में। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों मुख्यतः कौन से वृक्ष आते हैं? तो मध्य प्रदेश में जो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन आते हैं इनके अंतर्गत कीकर, बैतूल ये आते हैं, और इनको कम वर्षा की आवश्यकता होती है, 25 से 75 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। ये शिवपुरी, श्योपुर, रतलाम, मंदसौर, टीकमगढ़, दतिया, ग्वालियर जिले में पाए जाते हैं। इनमें मुख्यतः कीकर, बबूल, हर्र, पलास जैसे वृक्ष आते हैं। मध्य प्रदेश में किन जिलों में सागौन के घने वन पाए जाते हैं? तो सागौन सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है? तो सागौन मिलता है होशंगाबाद, जबलपुर, छिंदवाड़ा वाले रीजन में मिलता है सागौन। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद, जबलपुर, सागर, छिंदवाड़ा, बैतूल में सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं, जबकि मंडला, बालाघाट, सीधी में साल के वृक्ष पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा थोड़ी सी ठंड होती है तो साल ज़्यादा बरसात होती है, तो साल के वृक्ष पाए जाते हैं मंडला, शहडोल, बालाघाट, सीधी वाले रीजन में। और जबलपुर, होशंगाबाद, सागर, छिंदवाड़ा, बैतूल वाले रीजन में पाए जाते हैं सागौन के वृक्ष। और उमरिया, शिवपुरी, निमाड़ में मिश्रित वन पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों में शासन का कठोर नियंत्रण होता है? तो शासन ने भी 3 प्रकार से बांटे हैं वनों को। तो सबसे ज़्यादा नियंत्रण किस में होता है? जिसमें आरक्षित होते हैं, आरक्षित वन क्षेत्र होते हैं, इसमें शासन का कठोर नियंत्रण होता है। आरक्षित वन शासन के कठोर नियंत्रण के अंतर्गत आते हैं। इसमें नियम कड़े होते हैं। इसमें लकड़ी की कटाई, पशुचारण आदि निषेध होता है। साथ ही इन वनों का प्रतिबंध सुव्यवस्थित ढंग से किया जाता है।
मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन किस प्रजाति के पाए जाते हैं? तो सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में सागौन के। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वृक्ष सागौन के होते हैं। प्रदेश में लगभग 27,883 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सागौन के वन पाए जाते हैं, जबकि दूसरे नंबर पर साल आता है। भारत में सबसे ज़्यादा साल वन पाए जाते हैं, जबकि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं। कीट लगने से किस वृक्ष की बढ़ती संख्या के पेड़ काट दिए गए थे? तो कीट एक बीमारी है जिसके लगने के कारण साल के वृक्ष को काट दिया गया था। मध्य प्रदेश में साल वृक्ष को साल बोरर नामक कीट से वृक्षों की भारी क्षति होने के कारण उसे रोकने के लिए कम से कम 10 लाख वृक्षों को काट दिया गया था। मध्य प्रदेश वन विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? तो वनों का विकास करना है तो इसके लिए निगम बनाया गया था, तो इसकी स्थापना हुई थी 1975 में। वनों के संरक्षण, संवर्धन और वृद्धि और उसके सूचित दोहन के उद्देश्य से मध्य प्रदेश में 24 जुलाई 1975 को मध्य प्रदेश वन विकास निगम की स्थापना हुई थी। वनों का विकास करने के लिए 75 में उसकी स्थापना की गई थी। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून का क्षेत्रीय कार्यालय मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो वन अनुसंधान संस्थान देहरादून का क्षेत्रीय कार्यालय मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है। वन अनुसंधान संस्थान का जो प्रशिक्षण महाविद्यालय है जो कि देहरादून में स्थित है, इसका क्षेत्रीय कार्यालय मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है। यह प्रशासनिक संचालन केंद्र कृषि एवं सिंचाई मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। मध्य प्रदेश में वन प्रबंधन शिक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश में जो वन प्रबंधन शिक्षण केंद्र है वो बनाया गया है बालाघाट में, क्योंकि प्रबंधन करना है तो बालाघाट में इसको बनाया गया है। मध्य प्रदेश में वनों के प्रबंधन एवं व्यवस्थापन के लिए शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रदेश में बालाघाट जिले में वन प्रबंधन शिक्षा केंद्र स्थापित किया गया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहाँ पे बनाया गया है? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट भोपाल में स्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहाँ पे बनाया गया है? तो भोपाल में, क्योंकि भोपाल मध्य प्रदेश की कैपिटल है, तो कैपिटल से सारी चीज़ मैनेज होती है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट भी कहाँ पे बनाया गया है? भोपाल में स्थापित किया गया है। मध्य प्रदेश में प्रादेशिक वन स्कूल कहाँ पे है? तो प्रदेश की वन स्कूल कहाँ पे बनाई गई है? तो ये बनाई गई है शिवपुरी में। मध्य प्रदेश में प्रादेशिक वन स्कूल शिवपुरी में स्थापित की गई है, जो कि वन संबंधी शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रदान करती है। मध्य प्रदेश में वन पालों और वन रक्षकों को ट्रेनिंग या प्रशिक्षण कहाँ दिया जाता है? तो मध्य प्रदेश में 4 जगह ऐसी हैं जहाँ पर वनपाल और वन संरक्षकों को ट्रेनिंग दी जाती है। पहली है अमरकंटक, लखनादौन, गोविंदगढ़ और शिवपुरी। 4 जगह दी जाती हैं। इसकी ट्रिक है, शिवपुरी शिवजी अमर कर देंगे जो गोविंद है ना, जो गोविंद या फिर लाखों पेड़ों को बचाएगा तो उनको क्या कर देंगे? अमर कर देंगे शिव जी, क्योंकि वनपाल क्या करते हैं, वन रक्षक क्या करते हैं, वनों की रक्षा करते हैं। तो वन की रक्षा करने वालों को शिव जी अमर कर देते हैं, क्योंकि वो लाखों पेड़ों को बचाते हैं। मध्य प्रदेश में वन पहरेदारों की ट्रेनिंग स्कूल कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में वन पहरेदारों की, वन की पहरेदारी कौन करता है? तो बैतूल और रीवा में की जाती है वन के पहरेदारों की ट्रेनिंग। बैतूल फालतू की बातें नहीं करते रवि लोग, जो मतलब पहरेदार होते हैं, उसमें एक पहरेदार का नाम क्या है? रवि है, जो कि फालतू की बात नहीं करता, बैतूल की बातें नहीं करते। तो वन पहरेदारों की ट्रेनिंग 2 जगह दी जाती है, बैतूल और रीवा। और जो वन संरक्षक या फिर जो वनपाल हैं उनकी जो ट्रेनिंग है वो 4 जगह पर होती है। शिवजी अमर कर देंगे शिवपुरी, अमरकंटक, गोविंद और लखनादौन। मध्य प्रदेश का 100% राष्ट्रीयकरण, वनों का 100% राष्ट्रीयकरण करने वाला राज्य कौन सा है? तो वनों का राष्ट्रीयकरण करने वाला पहला राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ऐसा पहला राज्य है जिसने अपने समस्त वनों का राष्ट्रीयकरण कर दिया है। मध्य प्रदेश ने वनों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया था? तो मध्य प्रदेश ने वनों का राष्ट्रीयकरण 1970 में किया था। एक के साथ सबको कर दिया, तो 70। सर्वप्रथम वनों का राष्ट्रीयकरण करने वाला राज्य है मध्य प्रदेश। इसने राष्ट्रीयकरण किया था 1970 में। इसमें सबसे पहले तेंदुपत्ता है उसका राष्ट्रीयकरण किया था। मध्य प्रदेश के उस जिले समूह को चुनिए जिसकी 50% से अधिक भूमि वनों के अंतर्गत आती है। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा खंडवा, बैतूल और होशंगाबाद हैं, वहाँ पर 50% से भी अधिक वन पाए जाते हैं। सबसे अधिक आरक्षित वन वृत्त कौन सा है? तो ये अभी चेंज हो चुके हैं, तो फिर भी खंडवा जो है वन वृत्त उसमें सबसे ज़्यादा आरक्षित वन वृत्त के अंतर्गत आता है।
सबसे कम वन वृत्त आरक्षित क्षेत्र कौन सा है, तो छतरपुर। सबसे कम आरक्षित वन क्षेत्र छतरपुर में आते हैं, क्योंकि वहाँ पे पूरे में क्षय नहीं हुई है, तो आरक्षित कम है छतरपुर में, और सबसे ज़्यादा है खंडवा में। मध्य प्रदेश के किन क्षेत्रों में पंचवन योजना लागू की गई थी, तो मध्य प्रदेश की कम से कम 33% कम वन क्षेत्र, मतलब जो वन क्षेत्र है वहाँ पर पंचवन योजना स्टार्ट की गई थी। पंचवन योजना क्या होती है, जैसे कि एक पेड़ है तो इसके चारों तरफ 4 पेड़ लगाए जाएंगे, तो ये पूरा मिल के क्या हो जाएगा, 5 वन हो जाएंगे। फिर इसके साइड भी चारों तरफ पेड़ लगाए जाएंगे, तो ऐसे ऐसे करके पूरा पूरा जंगल बन जाएगा। तो पूरी पृथ्वी पर कितने % वन होने चाहिए, तो 33% वन होने चाहिए हर देश में। उसी के आधार पर रखा गया है कि 33% में कम से कम यह पंचवन योजना स्टार्ट की गई है। कब स्टार्ट की गई है, तो 1976 से 1977 के बीच में पंचवन योजना स्टार्ट की गई थी। 70 में राष्ट्रीयकरण किया, 75 76 में इन्होंने बोला कि एक काम करो, साथ साथ सबको लगाते चलो, एक के साथ एक के साथ एक के साथ ऐसे पेड़ लगाते चलो, तो साथ साथ सबके साथ साथ पेड़ लगा दिए। तो 76 और 77 में इसको स्टार्ट किया गया था। मध्य प्रदेश में सामाजिक वानिकी योजना कब लागू की गई थी, तो सामाजिक वानिकी योजना, सब में वन फैला दिए थे, तो ये है 1976 वन पंचवन योजना 1976 और वानिकी योजना तो 76। प्रदेश में सामाजिक वानिकी योजना सन 76 में स्टार्ट की गई थी, 1976 में स्टार्ट की गई थी। इस योजना में निजी रोपणियों को बढ़ावा दिया गया था और वन रोपण हेतु प्रोत्साहन राशि देकर कृषि वानिकी को प्रोत्साहित किया गया था। मतलब कि आप वन लगाइए, आप वनों का रोपण कीजिए, हम आपको प्रोत्साहित राशि देंगे। मध्य प्रदेश देश का कितने प्रतिशत तेंदुए का उत्पादन करता है, तो जो तेंदुपत्ता होता है, तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा तेंदुपत्ते, पूरे भारत में सबसे ज़्यादा तेंदुपत्ते मध्य प्रदेश में होते हैं, और मध्य प्रदेश भी 30% तेंदुपत्ते का उत्पादन करता है। इसमें सागर जिला जो है वो वहाँ पे सबसे ज़्यादा तेंदुपत्ता होता है, और तेंदुपत्ते का उपयोग बीड़ी उद्योग में किया जाता है। इसके बाद जबलपुर शहडोल में इसका प्रमुख उत्पादक जिले माने जाते हैं तेंदुपत्ते के, और तेंदुपत्ते का जो मेन गोदाम है वो कहाँ पर स्थित है, जबलपुर में स्थित है। प्रदेश का वन राजकीय महाविद्यालय कहाँ पे है, तो वन राजकीय महाविद्यालय। तो राज कौन करता है, पहले राजा क्या होते थे, बड़े बड़े बाल होते थे उनके, क्योंकि वनों में जो रहता है उनको काटने के लिए वो सैलून से जा नहीं सकते, तो क्या करते हैं, उनके बड़े बड़े बाल हो जाते हैं। तो राजकीय वन राजकीय महाविद्यालय कहाँ पे है, तो बालाघाट में है। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में 1979 में एक वन राजकीय महाविद्यालय की स्थापना की गई, और 1980 में वन विद्यालय बैतूल की स्थापना की गई। देखिए 70 में क्या हुआ, वनों का राष्ट्रीयकरण 70 में हुआ। फिर 1976 में वानिकी योजना आई, और 77 में ही पंचवन योजना आई, दोनों। फिर उसके बाद 2 साल बाद इन्होंने क्या किया कि चलो सब साथ में सैलून चलेंगे, है ना। तो 79 सैलून जाने के लिए गए, क्योंकि बाल कटवाने थे, तो राजा थे, क्यों राज करते थे वनों में, तो राजकीय महाविद्यालय कहाँ पे है, बालाघाट में है। 79 में बना था। कहाँ गए थे, सैलून जा रहे थे, दोनों साथ में जा रहे थे सैलून 9 से। फिर बन तो जा नहीं पाए, तो फिर जैसे वो बाल नहीं कटवा पाए, तो क्या बैतूल की बातें करने लगे फालतू की, क्योंकि बाल से क्या होगा, माइंड डिस्टर्ब रहेगा, तो फालतू की बातें करने लगे। तो 1980 में बैतूल में बना दिया एक और महाविद्यालय। 2 महाविद्यालय हैं, पहला बालाघाट में है जो कि पहले बना था 1979 में, दूसरा कब बना, वन महाविद्यालय बैतूल में बना। वनों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, 1970 में किया था, सबसे पहले तेंदुपत्ते का किया। वानिकी योजना कब आई, तो वानिकी योजना 1976 में आई। 76 और 77 में कौन सी, पंचवनी योजना भी आई। उसके 2 साल बाद सब लोग साथ में जा रहे थे सैलून। 79 कहाँ पर थे, बाल ज़्यादा हो गए थे, तो वन राजकीय महाविद्यालय कहाँ है, बालाघाट में है। उसके 1 साल बाद ये तो बन नहीं पाए, तो फालतू की बातें करने लगे 1 साल बाद, तो 1980 में क्या बना, बैतूल में महाविद्यालय बनाया गया। वनपालों को, जो पहरेदार होते हैं, उनके लिए कहाँ ट्रेनिंग दी जाती है, तो वन पहरेदार में रवि है, पहरेदार है, और वो फालतू की बातें नहीं करता, तो रवि बैतूल में दी जाती हैं। जो पहरेदार होते हैं उनके लिए ट्रेनिंग, और वन रक्षक और जो वनपाल होते हैं उनके लिए ट्रेनिंग दी जाती है 4 जगह, क्योंकि वहाँ पे शिव जी रहते हैं, वो अमर कर देते हैं इनको, क्योंकि वो पेड़ों को जीवन दान दे रहे होते हैं, तो लाखों साल बढ़ा देंगे। तो लखनादौन, गोविंदपुर। किस वृक्ष की लकड़ी से कत्था बनाया जाता है, तो खैर की लकड़ी से बनाया जाता है कत्था। मध्य प्रदेश में खैर शहडोल, रीवा, सीधी, सागर, दमोह जिले में पाया जाता है। खैर की लकड़ी के बीच हट वह कत्था बनाने का उपयोग में लाई जाती है। जो शिवपुरी और जो बानमोर है, जो कि मुरैना में आता है, कत्था बनाने का एक कारखाना है, तो शिवपुरी में और बानमोर में। क्योंकि देखिए कत्था से क्या बनते हैं, पान में लगाया जाता है कत्था, तो
शिव जी को भी चढ़ते हैं पान, और बान मोर जो वन में होते हैं मोर वो भी खाते हैं पान। तो वन मोर और शिवपुरी में बनाया जाता है कत्था। मध्य प्रदेश के लाख उत्पादक जिले बताइए। तो जहाँ पे लाख उत्पादन किया जाता है तो लाखों का होगा भैया मंडला। तो मंडला, शहडोल, जबलपुर, ये सब कहाँ पर होते हैं? लाख उत्पादक जिले हैं। लाख प्रदेश में मंडला, जबलपुर, सिवनी, शहडोल, होशंगाबाद जिले आते हैं। इसमें लाख, पलाश, घोट, कुसुम, बेर और अरहर के वृक्ष प्राप्त होते हैं। मध्य प्रदेश में वन उपज और इसके उपयोग को सुमेलित कीजिए। तो वन उपज जो है उसका उपयोग किसमें किया जाता है? तो वो देखो, पहले तो आ गया अपना तेंदुपत्ता, इससे बनती है बीड़ी। तो बीड़ी निर्माण में करते हैं तेंदुपत्ते का प्रयोग। बांस से बनाया जाता है अपना कागज, खैर से बनाया जाता है कत्था, हर्र से बनाया जाता है खाद्य सामग्री, और जो लाख होता है उससे बनाई जाती हैं लाख की चूड़ियाँ। तेंदुपत्ते सागर में सबसे बड़ा उत्पादक है तेंदुपत्ते का, और इसका जो उद्योग है वो कहाँ पे लगाया गया है? जबलपुर में लगाया गया है। तेंदुपत्ते से क्या बनते हैं? बीड़ी उद्योग के लिए जाना जाता है। बांस से कागज बनता है, और जो भवन निर्माण होता है उसके लिए भी बांस का प्रयोग किया जाता है। खैर से कत्थे का निर्माण किया जाता है। 2 जगह है, शिवपुरी और बानमोर में। हर्र से जो खाद्य सामग्री होती हैं वो, और पेंट और दवाइयां बनाने में भी हर्र, बहेरा, आंवले का प्रयोग किया जाता है। लाख से चूड़ियां बनाई जाती हैं, और सौंदर्य प्रसाधन में भी लाख का प्रयोग किया जाता है। मध्य प्रदेश का वन क्षेत्र प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितने प्रतिशत है? तो मध्य प्रदेश में बहुत सारे वन पाए जाते हैं, फिर भी कम है। 33% वन होने चाहिए पूरे भौगोलिक क्षेत्र में, लेकिन अपने पास कितने हैं? ओनली 25% हैं। तो 25.21% वन मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था? तो मध्य प्रदेश में वन संरक्षण अधिनियम आया था 1974 में, लेकिन वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया था 1972 में, लेकिन मध्य प्रदेश में थोड़ा देर में लागू हुआ, तो 2 साल लग गए थे, तो 1974 हो गया। लेकिन भारत का पूछा जाए तो वन संरक्षण अधिनियम आया था 1972। प्रदेश की पारिस्थितिकी और पर्यावरण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वन्य प्राणी और पक्षी एवं पादपों के संरक्षण के लिए भारतीय वन्य जीव संरक्षण 1972 में पारित किया गया था। इसके अनुसरण में मध्य प्रदेश ने भी मध्य प्रदेश वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया 1974 में। मध्य प्रदेश के किस जिले में समूह में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। तो यहाँ पर ज्यादा जो होते हैं वो झड़ जाते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन तो होशंगाबाद, पन्ना, बैतूल में पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। मध्य प्रदेश में वनों को 3 प्रकार से बांटा गया है। उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वन, उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन और उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। एक तो आधे गिर जाएंगे, पूरे गिर जाएंगे, सूखे जाएंगे और पर्वतीय हो गए। इस प्रकार जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है वो होशंगाबाद, पन्ना, बैतूल, सागर, सिवनी, जबलपुर, दमोह, छिंदवाड़ा और छतरपुर जिले में पाए जाते हैं, जहाँ के पत्ते क्या होते हैं? झड़ जाते हैं। तो ये पर्णपाती हैं। मध्य प्रदेश में लगभग कितने प्रतिशत भूमि बंजर है? तो ये मध्य प्रदेश की जो भूमि बंजर है वो है 21% भूमि मध्य प्रदेश में बंजर है। यहाँ पर पथरीले प्रदेश पाए जाते हैं, ऊजड़ पाए जाते हैं, वहाँ के वृक्ष नष्ट हो चुके हैं। नाली का अपरदन, मतलब जो नदियाँ हैं वो अपरदन कर देती हैं, झाड़ियाँ हैं, तो इन प्रदेशों में ये पाए जाते हैं। कितना प्रतिशत है? 21% है। मध्य प्रदेश में जिले में बंजर भूमि का प्रतिशत सबसे ज्यादा है, तो बंजर प्रतिशत सबसे ज्यादा मिलेगा अपन को टीकमगढ़, शाजापुर और रतलाम, क्योंकि जो रतलाम, मुरैना, मंदसौर, भिंड, गुना, नरसिंहगढ़, राजगढ़, यहाँ पर जो सबसे ज्यादा बंजर भूमि पाई जाती है। मध्य प्रदेश का बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र है पचमढ़ी। मध्य प्रदेश का पहला हिल स्टेशन है जहां पर पचमढ़ी है, और यह पहला बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र है मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा वन आच्छादित क्षेत्र है? तो भारत में सबसे ज्यादा वन आच्छादित क्षेत्र मध्य प्रदेश में पाया जाता है, जहाँ पर सबसे ज्यादा वनों का प्रतिशत पाया जाता है। तेंदुपत्ता उत्पादन करने में पहला स्थान कौन सा है? तो तेंदुपत्ते के उत्पादन में सबसे ज्यादा है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का भी सागर, जबलपुर, शहडोल। मध्य प्रदेश वनों के जंगल सबसे ज्यादा कहाँ पे हैं? तो पूरे भारत में सबसे ज्यादा जंगल मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। सागौन किस क्षेत्र में बहुआयत में उगता है? तो जो सागौन है वो सबसे ज्यादा उगता है मध्य भारत में। सागौन के जो पेड़ होते हैं वो कहाँ पे उगते हैं? तो मध्य भारत में उगते हैं। सागौन
भारत में दूसरे स्थान पर आता है, मगर मध्य भारत में यह क्षेत्र प्रथम स्थान पर आता है। इसमें सबसे ज़्यादा सागौन वन मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। तेंदुपत्ते का उपयोग किस में किया जाता है? तो तेंदुपत्ते से बनाई जाती है बीड़ी। तेंदुपत्ते से सबसे ज़्यादा बीड़ी बनाई जाती है और मध्य प्रदेश तेंदुपत्ता उत्पादन में प्रथम स्थान पर आता है। सबसे पहले जब राष्ट्रीयकरण किया गया था वनों का 1970 में, सबसे पहले तेंदुपत्ते का राष्ट्रीयकरण किया गया था। प्रदेश में 60% तेंदुपत्ता उत्पादन होता है। मध्य प्रदेश तेंदु संग्रहण का मुख्य क्षेत्र सागर में और शहडोल में है। प्रदेश में कितने क्षेत्र में वन पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश में 30% के समथिंग वन पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में किस जिले में सबसे कम तेंदुपत्ते का संसाधन है? तो मध्य प्रदेश में सबसे कम तेंदुपत्ते मिलेंगे इंदौर में, क्योंकि इंदौर क्या है, शहरी क्षेत्र है, वहाँ पे कैसे मिलेंगे? तो तेंदुपत्ते सबसे कम से इंदौर में मिलते हैं और सबसे ज़्यादा सागर में मिलते हैं। मध्य प्रदेश देश का लगभग 30% तेंदुपत्ते का उत्पादन करता है। यहाँ का मुख्य तेंदुपत्ता उत्पादक जो क्षेत्र हैं वो हैं जबलपुर, सागर, रतलाम, भिंड, मुरैना, और इंदौर में तेंदुपत्ते का सबसे कम होता है और तेंदुपत्ते का उपयोग बीड़ी उद्योग में किया जाता है। भारत में किस राज्य में वनों का क्षेत्रफल सबसे कम है? तो वन सबसे कम पाए जाते हैं दिल्ली में। सागौन के वृक्ष कुल क्षेत्र के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर हैं? तो सागौन के वृक्ष कुल क्षेत्रफल में देखा जाए तो 17% है। ये क्वेश्चन भी आया था। तो सागौन, सा से सागौन और सा से 17, सागौन के वृक्ष कितने पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में 17.8% पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में सागौन के कुल क्षेत्र का लगभग 17.8% भाग मध्य प्रदेश में पाया जाता है। इसमें पश्चिमी क्षेत्र में अधिक पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले में वन अनुसंधान संस्थान देहरादून की जो क्षेत्रीय प्रयोगशाला स्थित है? तो वन अनुसंधान संस्थान देहरादून का जो क्षेत्रीय कार्यालय या फिर क्षेत्रीय प्रयोगशाला है वो मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थापित की गई है। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में वन अनुसंधान संस्थान देहरादून की जो क्षेत्रीय प्रयोगशाला है वो स्थापित की गई है। वनों के संरक्षण, संवर्धन और वनों के वैज्ञानिक दृष्टि से प्रबंधन करने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जबलपुर में सन 1962 को राज्य वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना जबलपुर में की गई, जिसे राज्य सरकार ने 29 अक्टूबर 1994 को स्वायत्त शासी संस्थान घोषित कर दिया। वर्तमान में यह संस्थान वन, वनस्पति, जैव प्रौद्योगिकी, वनोपज विपणन और वन विस्तार, वन मापिकी और पर्यावरणीय प्रभाव आदि विषय में शोध एवं तकनीक विकसित करने के लिए प्रचार प्रसार करती है। तो इसकी स्थापना कब की गई थी? 62 में की गई थी। देखिए सबसे ज़्यादा वन कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, तो इसी के लिए बनाई गई थी 62 में, क्योंकि जो देखो देहरादून में है इसका मेन मुख्यालय और इसका जो क्षेत्रीय प्रयोगशाला है वो कहाँ पे बनाई गई है? जबलपुर में। तो वन अनुसंधान संस्थान, वन की जो अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ पे है? देहरादून में है। जब वो रिटायर हो जाते हैं, मतलब रिटायर कब होते हैं? 60 में होते हैं, तो उसके बाद वो कहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं? तो जब वो रिटायर हो जाएंगे तो जबलपुर, और 62 तक कर सकते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो रिटायरमेंट की एज है वो कितनी है? 62 है। मध्य प्रदेश राज्य के बेहतरीन सागौन का जंगल कहाँ पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में सबसे बेहतरीन सागौन के वन पाए जाते हैं राता पानी में, क्योंकि वहाँ पे सागौन कोई गौन नहीं कर सकता जंगल में, रात में राता पानी, वहाँ पे पानी नहीं मिलेगा तो कोई गौन नहीं करता। तो सागौन कहाँ मिलते हैं? राता पानी बाघ अभ्यारण्य में। राता पानी बाघ अभ्यारण्य मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन में स्थित है। यहाँ सुंदर सागौन के वन प्रसिद्ध हैं। इस अभ्यारण्य में बाघ, चीतल, सांभर, चिंकारा और नीलगाय आदि प्रमुख जानवर पाए जाते हैं। भीमबेटका इसी अभ्यारण्य के अंतर्गत आता है। बालाघाट छिंदवाड़ा जिले में पाए जाने वाले वन किस प्रकार के होते हैं? तो जो मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा और बालाघाट में जो वन पाए जाते हैं वो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती मतलब पतझड़ वाले वन होते हैं। मध्य प्रदेश में वनों का राष्ट्रीयकरण अनेक आधारों पर किया जाता है। इस प्रकार मध्य प्रदेश को 3 प्रमुख भागों में बांटा गया है, जो कि कौन से हैं? पहला है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन और उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। बालाघाट और जो छिंदवाड़ा क्षेत्र है वहां पर उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन पाए जाते हैं। ये वन 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में आते हैं। यहाँ पर वीजा, धौरा, जामुन, महुआ, सेजा, हर्रा, तिनसा, सागौन, बांस आदि मुख्य बहुलताएं पाए जाते हैं। इन वन क्षेत्र में मंडला, शहडोल, सीधी जिले आते हैं। तो ये कौन से हैं? शुष्क उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन आते हैं।
उत्कृष्ट इमारती लकड़ी प्रदान करने वाले वृक्ष का नाम बताइए। तो सबसे अच्छी इमारती लकड़ी प्रोवाइड करता है सागौन, या फिर इसको सागवन भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि भारत में सागौन एक उत्कृष्ट इमारती लकड़ी के लिए जाना जाता है और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। इसका बॉटनिकल नाम है टेक्नोग्रांडिस। टेक्नोग्रांडिस है। इसको 75 से 125 सेंटीमीटर वर्षा वाली पेटी में पाए जाते हैं। काली मिट्टी चाहिए पड़ती है उगने के लिए और यह मध्य दक्षिण क्षेत्र में अधिकांश पाए जाते हैं मध्य प्रदेश के। इसमें मुख्य जो क्षेत्र है वो है होशंगाबाद की जो बोरी घाटी है वहां पर, जबलपुर, बैतूल, सागर, छिंदवाड़ा, मंडला में सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं। सागौन का मुख्य उपयोग भवन निर्माण में और फर्नीचर निर्माण में किया जाता है। इसके लिए 75 से 125 सेंटीमीटर वर्षा, काली मिट्टी और मध्य प्रदेश के मध्य और दक्षिणी क्षेत्र में पाए जाते हैं। प्रमुख है होशंगाबाद की बोरी घाटी, जबलपुर, बैतूल, सागर, छिंदवाड़ा, मंडला आदि। खैर वृक्ष से क्या निकाला जाता है? तो खैर से बनता है अपना कत्था। इसके 2 कारखाने हैं, एक शिवपुरी में है और एक बानमौर मुरैना में स्थापित किया गया है। मध्य प्रदेश में भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पे है? तो वन का प्रबंधन कहाँ करेंगे? तो कैपिटल में बैठ के वनों का प्रबंधन किया जाता है, तो इसलिए ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। जो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान है वो है भोपाल में। मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भारतीय वन सेवक, वन विकास निगमों और वानिकी कार्यक्रमों को विकसित करने के लिए वन संबंधी उद्योग से जुड़े हुए व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने के लिए बनाई गई थी। इस संस्था को सन 1984 में भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद के सहयोग से स्थापित किया गया था। देखिए पहली कौन सी है? तो अहमदाबाद में है। 1984 में सबसे बड़ी घटना क्या हुई थी? इंदिरा गांधी जी की मृत्यु हुई थी। तो 1984 में जब इंदिरा गांधी जी की मृत्यु हुई तो बहुत से लोग वनों में छिप गए, वन कटने लगे। उनका प्रबंधन करने के लिए अहम की बात थी ना भैया, वनों का अहम होना जरूरी है। वन अहम भूमिका निभाते हैं पूरे इन्वायरमेंट में। तो अहमदाबाद में एक थी, लेकिन उसको फिर मध्य में स्थापित किया गया। तो भोपाल में इसको स्थापित किया गया मध्य प्रदेश की। तो 1984 में इसको स्थापित किया गया था। किसके सहयोग से? तो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद के सहयोग से इसको स्थापित किया गया था। पचमढ़ी आरक्षित जैव क्षेत्र भारत सरकार द्वारा कब स्थापित किया गया था? तो ये है 3/3/99। पचमढ़ी आरक्षित वन क्षेत्र भारत सरकार द्वारा कब बनाया गया था? तो मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी में है। यहाँ पर प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। इसको भारत सरकार ने 3 मार्च 1999 को आरक्षित क्षेत्र घोषित किया था। तो आरक्षित कब क्या? 3/3/99 पचमढ़ी को आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था। मध्य प्रदेश में वन क्षेत्र लगभग 27% है। इसमें राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य कितने प्रतिशत पे है? तो 11% क्षेत्रफल पर मध्य प्रदेश में अभ्यारण्य और उद्यान है। मध्य प्रदेश में वन परियोजना को किसकी सहायता प्राप्त है? तो मध्य प्रदेश में जितने भी वन हैं उनके लिए सहायता देता है विश्व बैंक। बहुत सारे पैसे देता है क्योंकि विश्व बैंक की ये जिम्मेदारी है कि मध्य प्रदेश में बहुत सारे वन हो, उनका संरक्षण हो। तो इसके लिए पैसे कौन देता है? विश्व बैंक देती है। सागौन और साल वृक्ष में मध्य प्रदेश के सभी राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। ये वृक्ष पेड़ होते हैं। तो ये कौन से वृक्ष हैं? तो ये हैं पर्णपाती वन। हर जगह पनप रहे हैं तो पर्णपाती वन, सागौन और साल आते हैं। मध्य प्रदेश के लगभग सभी राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य में साल और सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं। ये वृक्ष पर्णपाती वन होते हैं। सागौन वृक्ष राज्य के मध्य दक्षिण क्षेत्र में पाए जाते हैं। अधिकांशतः ये होशंगाबाद की बोरी घाटी में पाए जाते हैं। ये उष्णकटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वन कुल क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। 19% क्षेत्र में है, जबकि जो साल है वह पूर्वी क्षेत्र में पाया जाता है और यह उष्णकटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वन है और यह प्रदेश के कुल 4.15% क्षेत्र में आते हैं। मध्य प्रदेश के अधिकांश साल, सागौन के वृक्ष, इन पेड़ों में से कौन सी निकटतम विशेषता पाई जाती है? तो सागौन में ऐसा क्या है जो बहुत निकट है? तो इनकी व्यापक पत्ते, इनमें बहुत बड़े बड़े पत्ते पाए जाते हैं साल में, और सागौन में इतने बड़े पत्ते होते हैं कि आप उसका साल बना सकते हो और कहीं भी जाओ तो ले भी जा सकते हो। तो सागौन और साल में क्या पाए जाते हैं? व्यापक पत्ते पाए जाते हैं, इनकी विशेषता है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन सागौन, मतलब सबसे ज़्यादा सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं। इसके बाद साल वृक्ष पाए जाते हैं। इमारती लकड़ी वाले इन क्षेत्रों में, इन वनों में एक प्रमुख विशेषता है जो कि इनके बड़े आकार के पत्ते होते हैं।
वन्य जीव प्रबंधन के आम तौर पर शामिल होता है। तो वन्य जीव प्रबंधन में सबसे आम तौर में क्या होता है, तो अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान का संरक्षण देना, उनको बनाना, शिकार की रोकथाम करना, जानवरों की जनगणना की गिनती करना और स्थायी जल संसाधनों को बढ़ावा देना, ये सब वन्य जीव प्रबंधन के आमतौर पर कार्य होते हैं। तो भारतीय वन्य जीव वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पे, तो भोपाल में है। कब स्थापित की गई थी, 1984 में इसको स्थापित किया गया था। मध्य प्रदेश वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था, तो भारत का आया था 72 में और मध्य प्रदेश का आया था 74 में। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम इस साल से प्रभावित हुआ था। तो मध्य प्रदेश में कब हुआ था, तो देखो मध्य प्रदेश में नहीं पूछा, इनने पूछा है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब साल में हुआ था, तो 72 में इसको लागू किया गया था। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में प्रभाव में आया। इस अधिनियम को राष्ट्रपति ने स्वीकृति 9 सितंबर 1972 को प्राप्त की। 9 सितंबर भारत के राज्य पत्र असाधारण जो दिनांक है वो 11 सितंबर 1972 को पार्ट बी में सर्वप्रथम प्रकाशित किया गया था। जबकि जो कृषि मंत्रालय की जो अनुसूची है उसका क्रमांक है GSR 28E दिनांक 25 जनवरी 1973 द्वारा इस अधिनियम को दिनांक 25/1/1973 में मध्य प्रदेश में लागू कर दिया गया। और इसको मध्य प्रदेश वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब हुआ है लागू, तो ये है 1974। लेकिन जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है वो हुआ था 1973, 25/1/1973। भारत के सबसे पुराने जंगल कहाँ पाए जाते हैं, तो मध्य प्रदेश में सबसे पुराने जंगल पाए जाते हैं बोरी में भर के रखे हैं, तो बोरी वन्य जीव अभ्यारण्य में। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के सतपुड़ा क्षेत्र में घने वनों स्थित हैं, वो बोरी वन्य जीव अभ्यारण्य के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ भारत के सबसे पुराने जंगल पाए जाते हैं जो कि 485.715 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हुए हैं। बोरी अभ्यारण्य में समृद्ध वनस्पति और जीव बहुआयत पाए जाते हैं। यह अभ्यारण्य शुष्क पर्णपाती क्षेत्र एवं बांस के घने जंगलों से घिरा हुआ है। वैसे तो इसे 1865 में वन्य जीव अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया था, लेकिन स्वतंत्र भारत में इसे 1978 में स्थापित किया गया। निम्न में से किस वस्तु का प्रयोग औषधि निर्माण में किया जाता है, तो खैर से बनाई जाती है औषधि। साल से लकड़ी का प्रयोग किया जाता है, सागौन से भी लकड़ी का प्रयोग किया जाता है और लाख से सौंदर्य प्रसाधन की जो चूड़ियाँ वगैरह होती हैं वो बनाई जाती हैं। लेकिन जो खैर है उससे औषधि का निर्माण किया जाता है। औषधि निर्माण में खैर का प्रयोग किया जाता है। खैर शहडोल, रीवा, सीधी, सागर, दमोह वाले जिले में आते हैं। शहडोल, रीवा, सीधी, सागर, दमोह में खैर के वृक्ष पाए जाते हैं। खैर के बीच की लकड़ी को हैडवट कत्था बनाने का प्रयोग किया जाता है और इसका जो कारखाना है वो 2 जगह पर बनाया गया है, शिवपुरी और बानमौर मुरैना में। किस स्थान पर वन विद्यालय नहीं है, तो वन विद्यालय 4 जगह थी, अमरकंटक, गोविंदगढ़, लखनादौन और शिवपुरी। अब धार में नहीं है। मध्य प्रदेश राज्य वन विकास बोर्ड कब स्थापित किया गया था, तो मध्य प्रदेश का जो राज्य का वन विकास बोर्ड है उसकी स्थापना 24 जुलाई 1975 में की गई थी। वन विकास बोर्ड साफ कर दिया था, 7 और 5 साफ कर दिया था कि विकास वनों का विकास होना चाहिए, उसके लिए एक बोर्ड बना होता है। 24 जुलाई में पानी गिरता है तो 24 जुलाई 1975। वन के संरक्षण, संवर्धन और वृद्धि करने के लिए उसके दोहन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश सरकार ने 24 जुलाई 1975 को मध्य प्रदेश वन विकास निगम की स्थापना की। मध्य प्रदेश का वह कौन सा जिला है जहां पर सबसे ज़्यादा वन घनत्व है, तो सबसे ज़्यादा वन घनत्व पाया जाता है मध्य प्रदेश के बालाघाट में। मध्य प्रदेश में भारत का कितने प्रतिशत वन है, तो ये नई रिपोर्ट से पता चलेगा। मध्य प्रदेश का कौन सा वन मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। विधि जंगल सहित प्राकृतिक संसाधनों के मामले में मध्य प्रदेश सबसे समृद्ध राज्य है। चैंपियन और सेट के वर्गीकरण के अनुसार मध्य प्रदेश में 18 वन प्रकार पाए जाते हैं जो कि 3 प्रकार के समूह में बटे हुए हैं। इसमें आता है उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन और उष्णकटिबंधीय कंटक वन। वन आच्छादन के आधार पर मध्य प्रदेश में वनों में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार एवं वन समूहों की वन आच्छादित क्षेत्र का प्रतिशत के अनुसार इनको वितरण किया गया है। वन समूहों के वन आरक्षण क्षेत्र का प्रतिशत इस प्रकार दिया गया है। तो उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन
88.9% पर, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन 88.65% पर और उष्णकटिबंधीय कंटक वन पाए जाते हैं 0.26% पर पाए जाते हैं। अर्थात मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं जिनका प्रतिशत है 88.65%। मध्य प्रदेश में किसका सबसे बड़ा उत्पादक होता है? तो मध्य प्रदेश इमारती लकड़ी और बांस का प्रयोग सबसे ज्यादा करता है और तेंदुए का उत्पादन भी करता है। तो उपरोक्त दोनों का उत्पादन मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा करता है, सबसे ज्यादा सागौन का करता है। राज्य के कुल वन क्षेत्र में 31,098 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में आरक्षित वन क्षेत्र फैले हुए हैं। इसमें इमारती लकड़ियां बांस का हर साल मध्य प्रदेश में अनुमानित तौर पर 65,000 टन उत्पादन होता है। बांस उत्पादन मध्य प्रदेश देश का दूसरा स्थान रखता है। तेंदुपत्ते का उत्पादन 25 लाख मानक बैग करता है जो कि राष्ट्रीय उत्पादन का लगभग 30% है। तेंदुपत्ते के संग्रह के व्यापक व्यापार पर राज्य का एकाधिकार है। कृषि क्षेत्र में रोजगार की उपलब्धता कम होने पर गर्मी के मौसम में तेंदुपत्ते के संग्रहण का काम लगभग 15 लाख लोगों को रोजगार प्रदान करता है। तेंदुपत्ता संग्रहण के काम से हर साल वनस्पतियों को 145 करोड़ रुपए की आय प्राप्त होती है। मध्य प्रदेश में कौन सा मड़ई वन क्षेत्र में देखा जाता है? तो मड़ई वन क्षेत्र में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं बाघ, तेंदुआ और भारतीय जंगली भैंसे मड़ई वन जीव में पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद पर्यटक स्थल में मड़ई वन आते हैं। दरअसल मध्य प्रदेश के जो होशंगाबाद है उसके 60 किलोमीटर दूर सुहागपुर तहसील की मड़ई इलाका बाघ, भारतीय जंगली भैंसा, भालू, चीतल, बारहसिंगा, हिरण, सांभर, तेंदुए, नीलगाय और मोर बंदर आदि के लिए जाना जाता है। मध्य प्रदेश वन समूह में मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन आच्छादित कौन सा है? तो सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं जिनका प्रतिशत कितना है? 88.65% और उष्णकटिबंधीय नम्न पर्णपाती वन पाए जाते हैं 8.97%। उष्णकटिबंधीय कंटक वन पाए जाते हैं 0.26%। मध्य प्रदेश राज्य सरकार का निम्न उत्पादन में से किसके संग्रहण और परिवहन का एकाधिकार रखता है? तो मध्य प्रदेश में संग्रहण और एकाधिकार रखता है तेंदुपत्ते का, क्योंकि 30% उत्पादन मध्य प्रदेश एकाधिकार रखता है। मध्य प्रदेश तेंदुपत्ते का सबसे बड़ा उत्पादक है जो कि 25 लाख मानक बैग का उत्पादन करता है। 30% का उत्पादन करता है। तेंदुपत्ते के संग्रहण और व्यापार पर राज्य का एकाधिकार है। कृषि क्षेत्र में रोजगार की उपलब्धता कम होने पर गर्मी के मौसम के दौरान तेंदुपत्ते का संग्रहण का काम होता है। लगभग 15 लाख लोगों को रोजगार प्रदान करता है। तेंदुपत्ता संग्रहण के काम में हर साल वनवासियों को 145 करोड़ रुपए की आय प्राप्त होती है। निम्नलिखित में से कौन सा औषधीय पौधा मध्य प्रदेश में उपलब्ध है? तो अश्वगंधा, बेल दोनों मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। अश्वगंधा और बेल औषधीय पौधे हैं जो कि मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। अश्वगंधा की खेती की जाती है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में मनासा, नीमच, जावद, मानपुरा, मंदसौर और राजस्थान के नागौर और कोटा जिले में अश्वगंधा की खेती की जाती है। कौन से जिले में मध्य प्रदेश में घने वन आवरण वाले जिले की श्रेणी में आते हैं? तो सबसे ज्यादा घना वन आवरण क्षेत्र कहाँ पे पाया जाता है? तो सीधी वाला जो एरिया है वहां पे सबसे घने वन आवरण वाले क्षेत्र के अंतर्गत आता है। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीयकरण में किसका उत्पादन किया जाता है? तो मध्य प्रदेश के राष्ट्रीयकृत वनों में सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है साल का और तेंदुपत्ते का, दोनों का। मध्य प्रदेश में प्राप्त की जाने वाली संप्रदा सालबन, सागौन वन, बांस प्रमुख संप्रदा है और खैर वृक्ष, तेंदुपत्ता, लाख, खत्ता, हर यह गौण संप्रदा है। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सी औषधि पौधे पाए जाते हैं? तो घृत कुमारी और लेमन ग्रास मध्य प्रदेश में पाई जाती है, दोनों पाए जाते हैं। कितने वन क्षेत्रीय मंडलों में मध्य प्रदेश को विभाजित किया जाता है? तो वन मंडल है मध्य प्रदेश में 16। मध्य प्रदेश
राज्य में 16 वन क्षेत्र मंडल हैं। वन वृत्त का मुख्य अधिकारी वन रक्षक होता है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वन वृत्त खंडवा और सबसे छोटा वन वृत्त होशंगाबाद है। तो मध्य प्रदेश को कितने मंडलों में बांटा है? तो 16 मंडलों में बांटा गया है। मध्य प्रदेश की कौन सी सरकार का एक व्यापारिक एकाधिकार है? तो सबसे ज्यादा व्यापारिक एकाधिकार है अपने साल के वृक्ष पर, साल के बीज पर, साल की लकड़ी पर और तेंदुपत्ते पर एकाधिकार है। मध्य प्रदेश में किस प्रकार की लकड़ी का उत्पादन किया जाता है जिसकी बनावट, रंग और धन्य गुणों के लिए दुनिया भर में जानी जाती है? तो मध्य प्रदेश में होता है सबसे ज्यादा सागौन। मध्य प्रदेश में सागौन जबलपुर, होशंगाबाद, बैतूल, सागर में पाया जाता है और भारत का 19% सागौन का उत्पादन मध्य प्रदेश अकेला करता है। मध्य प्रदेश राज्य वन विकास बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो वनों का विकास कब होगा? जब पानी गिरेगा। तो पानी कब गिरता है? जुलाई में गिरता है। तो 24 जुलाई 1975। साफ साफ कर देता कि बनाना है। मध्य प्रदेश में राज्य वन विकास निगम की स्थापना 24 जुलाई 1975 को हुई थी। राष्ट्रीय कृषि आयोग को 1972 की फॉरेस्ट्री मैन मेक फॉरेस्ट शीर्षक के प्रस्तुत अंतरिम रिपोर्ट की अनुशंसा के परिपालन में 24 जुलाई 1975 को देश के अन्य प्रांतों को सदृश ही मध्य प्रदेश में भी राज्य वन विकास निगम की स्थापना की गई। निगम निम्न कोटि के बिगड़े वनों को उच्च कोटि के वनों में तब्दील करने के लिए वित्तीय संस्थानों के सामने वित्तीय सक्षम परियोजनाएं रखकर सक्षम रोजगारोन्मुख एवं वानिकी गतिविधियों का संचालन भी करती है। तो इसका शीर्षक क्या करा गया था? इसका आयोग की जो राष्ट्रीय कृषि आयोग है उसने 1972 में फॉरेस्ट्री मैन मेक फॉरेस्ट शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसकी अनुशंसा पर 24 जुलाई 1975 को मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम की स्थापना की गई। मध्य प्रदेश माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स फाउंडेशन मध्य प्रदेश लघु वन उत्पादन संघ द्वारा विपणन के उत्पादों का ब्रांड क्या है? तो ये है विंध्य हर्बल्स। हाँ, विंध्य हर्बल्स। मध्य प्रदेश माइनर फॉरेस्ट प्रोजेक्ट या प्रोडक्ट्स फाउंडेशन जो मध्य प्रदेश लघु वन उत्पाद संघ है उसके विपणन के उत्पादों का ब्रांड क्या है? तो ये है विंध्य हर्बल्स, क्योंकि विंध्याचल मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं रेंज, तो उसी के नाम पर रखा गया है। मध्य प्रदेश राज्य में लघु वनोपज व्यापार एवं विकास के सहकारी संघ का गठन 1984 में किया गया था। संघ प्रदेश के विभिन्न जिलों की प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के माध्यम से किए जा रहे तेंदुपत्ते, साल बीज, कोल्लू, गोंद आदि के व्यापार का समन्वित करता है। इन उत्पादन के निर्वर्तन की भी व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त अन्य आकाशीय वन उपज का संग्रहण एवं व्यापार की इन प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों द्वारा किया जाता है। मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज व्यापार और विकास सहकारी संघ शहद और अन्य हर्बल उत्पादों का प्रसंस्करण और विपणन का कार्य करता है। इसका ब्रांड क्या है? विंध्य हर्बल्स। मध्य प्रदेश के कौन सा मध्य प्रदेश के राष्ट्रीयकृत वनों की उपज नहीं है? तो मध्य प्रदेश में तेंदुपत्ता है, कोलूगम है और साल की बीज है, लेकिन जो जंगली घास है वो मध्य प्रदेश के राष्ट्रीयकृत वन उपज नहीं है। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीयकृत वन उपज में जैसे तेंदू, लीफ, साल के बीज, कोलू की गम आदि का व्यापार रखा गया है। इसके अलावा सहकारी सोसाइटी की एक नेटवर्क के माध्यम से कई तरह के वन उत्पाद जैसे आंवला, हर्र, लाख, अचार, महुआ आदि का भी एकत्रण किया जाता है और कारोबार किया जाता है। आंवला, गम, तेंदुपत्ता, साल बीज, हर्र मध्य प्रदेश के विभिन्न औषधीय पौधों का राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में काफी मांग है। मध्य प्रदेश के किस मध्य प्रदेश के प्रमुख वन उत्पादन के प्रमुख रूप से वर्गीकृत किया जाता है? तो मध्य प्रदेश को प्रमुख वन उत्पादक के रूप में वर्गीकृत किया गया। तो टिम्बर, रेजिन नहीं है, छाल नहीं है, तेंदुपत्ता नहीं है, टिम्बर है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा टिम्बर मतलब लकड़ी को प्रमुख वन उत्पाद के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जबकि तेंदुपत्ता, रेजिन, छाल, गोंद आदि अन्य वन उत्पाद के अंतर्गत आते हैं। मध्य प्रदेश में से क्या मध्य प्रदेश औषधीय पौधे मिशन का कार्य नहीं है? तो मध्य प्रदेश औषधीय पौधे मिशन का कार्य नहीं है। तो औषधि पौधे के उत्पादन की ब्रांडिंग और बिक्री, ब्रांडिंग नहीं कर सकता और बिक्री नहीं करता।
उनकी खेती और उसका अनुदान करता है, नर्सरी तैयार करता है, खेतों के लिए कार्यशाला का आयोजन भी करता है। मध्य प्रदेश राज्य औषधीय पौधे मिशन केंद्र अंश 100% सहायता मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश राज्य औषधि पौधे मिशन वर्ष 1908-9 में प्रारंभ किया गया था। मुख्य घटक है मॉडल बड़ी एवं छोटी रोपड़ियों की स्थापना करता है जो कि सहकारी एवं निजी क्षेत्र की हैं। औषधि व्यापार मतलब जो पौधे हैं उनकी खेती का अनुदान करता है, कृषकों को प्रशिक्षण और सह भ्रमण करता है, राज्यों के भीतर और बाहर भी राज्य स्तर पर कार्यशालाओं का आयोजन करता है, औषधि पौधों के फसलोत्तर प्रबंधन और प्रसंस्करण और विपणन प्रोत्साहन को अनुदान देता है। यह मिशन कब स्टार्ट किया गया था? मध्य प्रदेश राज्य औषधीय पौधा मिशन 2008 और 2009 में इसको प्रारंभ किया गया था। निम्नलिखित में कौन सा उत्पादन मध्य प्रदेश के जंगलों द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो मध्य प्रदेश के जंगलों द्वारा प्राप्त किया जाता है लकड़ी, बांस, तेंदुपत्ता, ये दोनों मध्य प्रदेश के जंगलों से प्राप्त की जाती हैं। लकड़ी, बांस, तेंदुपत्ते का उत्पादन मध्य प्रदेश के जंगलों से किया जाता है जो कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जंगल पाए जाते हैं। मगही जंगल मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जीव मंडल के अंतर्गत आता है? तो जो मगई है वह मध्य प्रदेश सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आता है क्योंकि होशंगाबाद के पास है मगई। जैव सांस्कृतिक विविधता से संपन्न इस सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1983 में की गई थी। पचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। पचमढ़ी रानी है तो मड़ई सतपुड़ा की राजकुमारी है। भोपाल के करीब 130 किलोमीटर दूर मड़ई सतपुड़ा नेशनल पार्क का हिस्सा है। 1500 वर्ग किलोमीटर में फैले विशाल सतपुड़ा के जंगल में इस राजकुमारी मड़ई का साम्राज्य करीब 150 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। मध्य प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र में जंगल का प्रतिशत कितना है? तो मध्य प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का जंगल है 30% से भी अधिक। विविध जंगल सहित प्राकृतिक संसाधनों के मामले में मध्य प्रदेश भारत के सबसे समृद्ध राज्यों में से एक है। राज्य के कुल क्षेत्र में से 30% से अधिक क्षेत्र जंगलों से पाया जाता है, जंगलों से छाया हुआ है। मध्य प्रदेश का कुल कितना क्षेत्र वन आच्छादित है? 2013 की रिपोर्ट नहीं पढ़नी है, 21 की पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज सहकारी संगठन की स्थापना कब की गई थी? तो मध्य प्रदेश लघु वनोपज सहकारी संगठन की स्थापना 1984 में की गई थी। देखिए 1984 में क्या किया गया था? वनों का प्रबंधन संस्थान भोपाल में स्थापित किया गया था। इसी वर्ष जो लघु वनोपज है उसके सहकारी संगठन की स्थापना भी 1984 में की गई थी। वनोपज के संग्रहण एवं व्यापार से वनस्पतियों को लाभ दिलाने के लिए 1984 में मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज विकास और व्यापार सहकारी संघ मर्यादित का गठन किया गया था। उक्त संघ प्रदेश के विभिन्न जिलों की प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के माध्यम से बिक्री किए जा रहे तेंदुपत्ता, साल बीज और कोलू गोंद के व्यापार का समन्वय करता है तथा इन उत्पादों के निर्वितरण की भी व्याख्या करता है। किस वर्ष जैव विविधता विभाग का गठन किया गया था? तो मध्य प्रदेश में जैव विविधता विभाग का गठन किया गया था 2001 में। जैव विविधता एवं जैव प्रौद्योगिकी के संरक्षण एवं विकास के लिए मध्य प्रदेश द्वारा वर्ष 2001 में पृथक प्रशासनिक विभाग की स्थापना की गई। इस विभाग का गठन मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किया गया और जो कि राज्य का पहला राज्य था, मतलब पूरे देश का पहला राज्य था। जैव विविधता अधिनियम 2002 में प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा मध्य प्रदेश जैव विविधता बोर्ड का गठन किया गया था। विभाग कब बना है? 2001 में बना है। इसका अधिनियम कब आया है? 2002 में आया था। मध्य प्रदेश जैविक विविधता नियम 2004 को 17/12/2004 को जैव विविधता अधिनियम 2002 की धारा 63(1) के प्रावधानों के तहत मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया था। बोर्ड के संविधान के अनुसार अधिसूचित 11 अप्रैल 2005 को जारी किया गया था। संविधान कब बोर्ड के संविधान के अनुसार कब किया गया था? 2005 में किया गया था अधिसूचित और 4 में अधिनियम लागू किए गए थे। और जैव विविधता अधिनियम कौन सा है? तो 2002 है। और इसका विभाग कब बनाया गया था? 2001 में बनाया था। इसके साथ हमारे जंगल होते हैं कंप्लीट। तो प्लीज़ गाइज, यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।